करे कोई, भरे कोई। आशा, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती आनंद। बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। आशा, लेकिन क्या आनंद? अब कहने को कुछ बाकी रह गया है? वैसे भी इस घर में, इस छत के नीचे तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। लेकिन ये सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ, क्योंकि आनंद मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने वजूद से नफरत हो रही है। मेरा अपना पति और ऐसी गंदी हरकत। आनंद, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने दोबारा ये बात की तो मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं आशा, मैं तुमसे कभी ये बात नहीं करूंगा। तुम सो जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। आनंद, मैं इस घर की बहू हूं। पिछले 3 साल से मैंने बहुत प्यार और मेहनत से इस घर को सींचा है। मैं इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अब तुम्हारे साथ इस घर में मैं नहीं रह सकती। मेरी मजबूरी तो देखो आनंद। तुम्हारे कर्मों की सजा अब मुझे भुगतनी पड़ेगी। आनंद, तुमने जो चाहा वो तुमने किया। अब मैं जो चाहती हूँ वो तुम्हें करना होगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारे साथ अब जिंदगी बिताना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे तलाक दे दो। घर वालों को जो वजह देना चाहो दे दो। उनसे कह देना कि एक्सीडेंट के बाद जब मैं बीमार पड़ी थी तब से मैं बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही, इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। आनंद, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और तुम्हें वो देना ही होगा। कैन आई टॉक टू मिस्टर आनंद प्लीज? मैं आनंद ही बोल रहा हूँ। देखिए मिस्टर आनंद, मैं आशा की वकील बोल रही हूँ और आशा इस वक्त मेरे साथ है। क्या? एक्चुअली मैं तलाक का केस फाइल करने से पहले आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। आप आ सकते हैं यहाँ?
ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इन अनचाहे हालातों से मैं कैसे बचूं? कैसे बचूं? नमस्कार। मिस्टर आनंद, मैं मधु श्रीवास्तव हूँ, आशा की कॉलेज की फ्रेंड और वकील। आशा, बात को इस हद तक मत बढ़ाओ प्लीज। आनंद, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन आशा, अब तुम्हें कुछ भी कहना है तुम मेरे वकील से कहो। मधु जी, इसे समझाइए। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो मिलना चाहिए। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है आनंद। मधु जी, इसे समझाइए ना प्लीज। आशा, एक बार उसकी बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम अपनी सफाई देना ही चाहते हो तो मैं ये जानना चाहूंगी कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया, और ये सब कब हुआ? मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने एक बहुत ही घिनौना पाप किया है। पर मैं तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में जरूर बताऊंगा कि मैं इस हद तक कैसे गिर गया। आशा, तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम्हारा और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत चोट आई थी। तुम उस वक्त 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ा था। तब डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा था। उन दिनों पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और राहुल भी दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तब तुमने अपनी छोटी बहन मीतू को मेरी हेल्प के लिए बुलवाया था, और हमने ये भी सोचा था कि उसके आने से तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल हो पाएगी। अरे मीतू, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? लेटी रही, आप बीमार है ना? अच्छा दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना मैं आपको 2 दिन में फिट कर दूंगी। अच्छा दीदी, मेरे जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो नहाने गए थे। कौन है भाई? ये लो। हाय जीजू, कैसी तू? हाय हैंडसम, क्या बात है? बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। क्या बॉडी वॉडी बना रखी है। जीजू, मैं आपसे शादी कर लूंगी। अरे दीदी, मैं आपके हस्बैंड को भगा के ले जाऊंगी। ले जा, जहाँ ले जाना है इन्हें। छोड़ दो मुझे, क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगी। क्यों? आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। मीतू बहुत चंचल थी और शरारती भी। मुझे उसकी वो चंचलता और शरारतें अच्छी लगती थी। वो अक्सर मेरी तारीफ किया करती थी, मेरे बारे में बातें किया करती थी। उसके मुंह से मुझे अपनी तारीफें और बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। मेरी मेल ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती थी। उसके बाद मैं उसमें इन्वॉल्व होता चला गया। मुझे लगना शुरू हो गया कि मैं भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूं, और मुझे पता ही नहीं चला मेरा दिल कब उसकी ओर झुकना शुरू हो गया। अच्छा सुन, तू जाकर खाना खा ले। दीदी, मैं भी आज जीजा जी के हाथ से खाना खाऊंगी। अच्छा, मेरे हाथ से खाएगी, जीजू के हाथ से खाएगी, प्यार से खाएगी। अगली है, बीमार है या बच्ची है तू? देखे ना दीदी, आपको खिला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं खिला सकते हैं? खिला दो ना आनंद। वैसे भी कहते हैं ना, साली आधी घरवाली होती है। हाँ, ये बात है तो मैं खिला सकता हूँ। लो जी, घरवाली का निवाला। अरे साले की तरह।
अभी तुमने भी खाया और तुमने भी खाया। अब ये पानी जो है वो मैं पी लेता हूँ। न जाने कब मैं और मीतू बहुत करीब आ गए। डॉक्टर ने तुम्हें 2 महीने तक छूने से मना किया था। मीतू की हर चंचलता, हर शरारत मेरे दिल में एक जगह बनाती गई। मेरी नैतिकता तो जैसे एकदम शून्य हो गई। 96, 97, 98, 99. कमाल के हैं आप जीजू। अगर मैं शादी करूंगी तो लड़का बिल्कुल आपके जैसा होगा। इसको शर्म नहीं आती है? अपनी शादी की बातें खुद ही करती है। शर्म किस बात की आपसे? इतनी सी है पर इसकी बातें तो सुनो। इतनी सी नहीं हो दीदी। उम्र 18 साल, हाइट 5'4" और वजन कितना होगा जीजू मेरा? मुझे क्या मतलब? आप रोज इतना वेट उठाते हो, मुझे उठाकर बताइए कि मेरा वजन कितना हो। मुझे मारना नहीं है, तुझे उठा। उठाइए ना जीजू, प्लीज उठाइए ना। दीदी बोलिए ना, प्लीज उठाए। बच्ची नहीं जीजू, बिल्कुल नहीं। अच्छा 40। अभी तो ठीक है ना। बच्ची है तुम ही तो पूरी। और उस दिन जब मेरे बाथरूम का नल खराब था तो मैं नहाने के लिए मीतू के बाथरूम में गया। जीजू क्या हुआ? आप जल्दी से बाहर आइए, मुझे भी नहाना है। वो चैन से नहाने भी नहीं देते तुम लोग। आप बाहर आते हैं या मैं अंदर आऊं? सुना था कि दुनिया में एक ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर आदमी तसल्ली से जो चाहे कर सकता है, वो है बाथरूम। और आज तुमने मेरी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। आप जल्दी से बाहर निकलिए, इस घर में और भी लोग हैं जिनको नहाना है। अरे यार ठीक है, लेकिन धक्का क्यों देती है? अरे अरे मीतू, क्या करती हो तुम? देख के चला करो। कितनी बार तुमसे कहा। उठो उठो उठो। क्या हुआ? चलो चलो, एक से ध्यान से चलना चाहिए ना। ठीक है, जल्दबाजी किस काम की ऐसी? हाँ चलो। नीचे मैं दवा लेकर। नहीं नहीं, आप बैठिए ना। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मैं अपने आप पे पूरा कंट्रोल खो बैठा था। मैं और मीतू भावनाओं में बह गए और जब होश आया तो मीतू ने इस बात का आरोप मुझ पर लगाया। उसने ये कहा कि ये सारी गलती मेरी है और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी आत्म गलानी मुझे कचोटने लगी। मैंने मीतू को उसी वक्त उसके घर वापस भेज दिया और तब से एक बोझ अपने दिल पर लेकर जीने लगा। और जब वही मीतू मेरे भाई से शादी करके मेरे घर में आ गई तो वही बोझ मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा। मुझे लगने लगा कि सब मेरे कर्मों का फल है जो मीतू मेरे घर में आकर रहने लगी।
और मेरे पापों का बोझ मेरा भाई उठा रहा है। मुझे लगने लगा कि मैं दोषी हूं और बीतू गुनहगार। इसलिए वो जानबूझकर मेरे घर में रहने आई, मुझे सजा देने के लिए। आशा, मैं गुनहगार हूं, पर बस करो आनंद। और कितना दिल दुखाओगे तुम मेरा? मैं तुम दोनों पर आंख बंद करके विश्वास करती रही, और तुम लोग मेरी बीमारी की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलते रहे। आनंद, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों किया आनंद? तुम्हें क्या लगा था जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, मर जाऊंगी मैं? पर तो मैं आज गई हूँ आनंद, पर तो मैं आज गई हूँ। ये सब सुनने के बाद आनंद, तुम 2 महीने मेरे बिना, नहीं, गलत कह रही हूं मैं। 2 महीने मेरे शरीर के बिना नहीं रह सके तुम, है ना आनंद? हाँ, आनंद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। बस तुम मुझे तलाक दे दो, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। आशा, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो मत करो, लेकिन तलाक देकर मुझे छोड़ो तो मत। तो क्या करूं आनंद? क्या करूं मैं? उस घर में तुम दोनों के साथ रहूं ताकि तुम दोनों का गंदा खेल अपनी आंखों से देख सकूं? आशा, मुझ पर बार बार ये घिनौना इल्जाम मत लगाओ। मैं मानता हूं कि मुझसे एक बार गलती हुई है। ईश्वर गवाह है कि उसके बाद ना तो मैं कभी ऐसा ख्याल अपने दिल में लाया और ना ही मैंने मीतू से दोबारा मिलने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती आनंद, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मधु, तुम तलाक के पेपर्स रेडी करो, जितनी जल्दी हो सके तलाक के पेपर्स रेडी करो। मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, और तब तक घर वालों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है जब तक मैं घर से चली नहीं जाती। मैं नहीं चाहती कि राहुल और बाबूजी के दिल को तकलीफ पहुंचे। ऐसे मासूम और पवित्र रिश्तों को वक्त से पहले ठेस पहुंचे। आशा, ठहरो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं आनंद। देखो, बाहर बहुत तेज धूप है, तुम परेशान हो जाओगी। सच्चाई की तेजी के आगे धूप की तेजी क्या मायने रखती है? और जहां तक सवाल है मेरे परेशान होने का, तो आनंद, तुम उसकी फिक्र मत करो। आज के बाद मैं अकेले चलने की आदत डाल लूंगी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हो गए हैं।